बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस लेके आए हैं और ये रेजोनेंस जीओसी का एक पोर्शन है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस में सबसे पहले ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है। इमेजिनरी फिनोमिना है। दूसरा ये कि ये आपके पास हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। और तीसरा ये कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। याद रखिए ये आपके पास इमेजिनरी होता है। इसमें क्या होता है, याद रखिए रेजोनेंस में द शिफ्टिंग क्या होता है, द शिफ्टिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन from one position to another position within the molecule or compound is called resonance। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है। शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट of pi electron or lone pair electron from one position to another position within the molecule or compound is called resonance। ये रेजोनेंस कहलाता है। सपोज हमारे पास है कार्बोनेट एक आयन है। ये आपके पास है कार्बोनेट आयन। अब इस कार्बोनेट आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो वो बहुत 3 किस्म के हैं। ये देखिए ये आपके पास है कार्बोनेट आयन। अब ये कार्बोनेट आयन का ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और ये देखिए ये इस कार्बोनेट का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये देखिए ये इस कार्बन का तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। ये देखिए ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने हमने ड्रॉ किया। तो ये याद रखिए रेजोनेंस जो है ये इमेजिनरी फिनोमिना होता है। इट इज ड्रॉ ऑन व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ होता है या फिर पेपर पे ड्रॉ होता है। इसका तस्वीर हम इमेजिनरी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। तो अब देखिए मैं यहां आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यहां जो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। इसमें ये आपके पास पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड चूंकि डीलोकलाइज है तो इस वजह से इसको हम पाई बॉन्ड नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन ये याद रखो, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई बॉन्ड जब कन्फाइन ना हो बिटवीन 2 एटम्स। देखिए अगर आपके पास ये
E3 है और E3 में ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपके पास है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड उस वक्त कहोगे जब ये लोकलाइज होता है, लेकिन अगर लोकलाइज नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे। तो अब देखिए यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे है, यहां दूसरे स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, तीसरे स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है। तो देखिए पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आर शिफ्टिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, अपनी पोजीशन को छोड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और इसकी स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आपके पास कार्बोनेट के कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इसका जो कंबाइन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो कॉम्बिनेशन बन जाती है, ये देखिए ये आपके पास है कार्बोनेट आयन, ये देखिए ये कार्बोनेट आयन है, और ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां हम ड्रा करते हैं, ये देखिए ये वाला इस पोजीशन पे और यहां पर। अब तीसरा जो है इसको हम यहां ड्रा करते हैं, तो देखें ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास हुआ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये इस कार्बोनेट आयन के यहां शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल्स, और आयन भी कह सकते हैं। ये देखिए ये आयन्स है, ये आपके पास कार्बोनेट आयन है, तो आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं या एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब देखिए ये आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और इसका जो एवरेज स्ट्रक्चर है जो कि रियल में वही होता है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रियल में होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर नहीं है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसको उठा के यहां पर और दोनों को उठा के यहां पर रख दूं, तो अब देखिए इस पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में यहां पर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ये शिफ्ट होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइब्रिड है। इसको हम कहते हैं कि ये रियल में होता है, और ये आपके पास इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बोनेट आयन के। इसी तरह से अगर आपके पास बेंजीन है, अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रा करें, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें, तो होगा क्या, देखिए ये आपके पास है बेंजीन, एक मॉलिक्यूल है C6H6, ये एक मॉलिक्यूल है। देखिए तो यहां पर बेंजीन में ये देखिए इसके ये वाला ये पाई बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। इसका ये वाला देखिए, ये वाला दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। देखिए मैं इसके रूल्स भी बताऊंगा। अब देखिए यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर नहीं है, इसमें यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो फिर यहां पर होगा, यहां पर नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता चला जाता है। तो ये आपके पास
ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्यूल स्ट्रक्चर्स है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब इसके और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देखिए लाइक दिस वन, आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर्स भी बन सकता है। ये देखिए इस तरह से, एक इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर एक और इस तरह से भी बन सकता है। अब देखिए ये आपके पास इस तरह से है ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास रियल स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा मुशाबा नहीं है, इसको हम कहते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर, इसको माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। दीवार स्ट्रक्चर कहते हैं, दीवार स्ट्रक्चर, और इसको क्यूल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्यूल स्ट्रक्चर। अब देखिए इन तमाम को ले और यहां आप लगाएं, ये इसमें आपके पास देखिए ये वाला, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन था तो यहां नहीं था, इसको उठा के यहां इसके ऊपर रख दे तो तमाम जगहों पे बेंजीन की हर जगह पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर देखिए ये मौजूद है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रियल में ये होता है क्योंकि ये इमेजिनरी होता है। तो ये आपके पास बेंजीन के जो मेजर कंट्रीब्यूटर है स्ट्रक्चर से वो 2 है और माइनर जो है वो आपके पास 3 है, तो टोटल ये 5 बनते हैं। और ये आपके पास इसका रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो देखिए यहां पोजीशन चेंज होता जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं और एटम्स की पोजीशन रिमेन द सेम। अब हम रेजोनेंस को समझने के लिए कुछ उसूल, कुछ रूल्स बताते हैं, वो आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो देखिए वो रूल्स कुछ यूं है। सबसे पहले रूल्स ऑफ रेजोनेंस के लिए कुछ रूल्स देखिए। पोजीशन ऑफ एटम्स are localized, but position of pi electron are delocalized within the ion or molecule, तो देखिए position of atom are localized but position of pi electron are delocalized in all resonating structure resonating structure, तमाम canonical structure या resonating structures में ये याद रखिए पोजीशन ऑफ एटम जो है वो लोकलाइज होती है और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। दूसरा आप ये याद रखिए कि जो हमारे पास है तो वो ये है कि टोटल चार्ज ऑन ऑल resonating structures must be same। टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो चार्ज होता है टोटल चार्ज वो रिमेन द सेम, मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए, ये याद रखिए। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम carry negative charge
negative charge and more electropositive atom carry positive charge are more stable resonating structure. देखिए, more electronegative atom carry negative charge and more electropositive atom carry positive charge are more stable resonating structure. वो resonating structure more stable होगा जिसमें के more electronegative पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो जो है याद रखिए वो मोर स्टेबल होगा, ये याद रखिए। अब इस तरह से नंबर ऑफ या इस तरह से मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in a resonating structure, more number of covalent bond in a resonating structure, more will be the stability। ये याद रखिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा होता है उतना उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये याद रखिए। अब आपके पास न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर are more stable than charge 1 याद रखिए, अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो है वो याद रखिए वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर चार्ज हो, उससे ये मोर स्टेबल होगा। न्यूट्रल जो है वो मोर स्टेबल होगा। अब देखिए, लाइक चार्ज एटम must be separated to gain stability। एक जैसे चार्ज किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक जैसे चार्ज जितनी दूर होते हैं उतना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और अगर एक जैसे चार्ज एक दूसरे के करीब होते हैं उतना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आपके पास होगा अनस्टेबल। और याद रखिए, अनलाइक चार्ज एटम must be closed to gain stability। ये याद रखिए, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आपके पास अनलाइक चार्ज हो और वो जितना करीब होता है अनलाइक चार्ज, तो उतनी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ये मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट्स 2 और लिखना चाहता हूं, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल की तरफ आता हूं। अब देखिए, आपके पास है, याद रखिए, वीक conjugate base is stable
स्टेबलाइज इज होता है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। वीक कंजुगेट बेस जो है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये एक पॉइंट और है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड taking part in a resonance should be या will have shorter bond length than expected value। ये भी बताऊंगा, अगर रेजोनेंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान हो रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा, ये स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा, ये मैं आपको बताता जाऊंगा। ये याद रखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अगर टेकिंग पार्ट अगर वो हिस्सा लेता है इन रेजोनेंस में will have longer bond length। तो इसका बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाता हूं। अब देखिए, वन बाय वन लिख लिया है आपने। वीक कंजुगेट बेस स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड taking part in a resonance will have shorter bond length than the expected value। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान अगर रेजोनेंस होता है तो ये याद रखिए ये लॉन्गर होता है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, लिख लिया। अब मैं एग्जाम्पल इसके पेश करना चाहता हूं। अब देखिए, ये रूल्स है, रेजोनेंस के लिए कुछ रूल्स थे, कवायद थे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो ये है कि रेजोनेंस कहां पर होता है? जहां पर के कंजुगेशन होता है। रेजोनेंस वहां होता है जहां पर के कंजुगेशन होता है। किस तरह के कंजुगेशन? देखिए, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड हो, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, ये वाला एक, या आपके पास पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आपके पास पाई सिग्मा केटाइन हो, पाई सिग्मा केटाइन हो, या वैकेंट ऑर्बिटल भी कहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, या फिर आपके पास पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल, ये चीज मौजूद हो, कंजुगेशन होता है ये वाला। ये स्ट्रिप्स अगर किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे तो ये याद रखिए वहां पर रेजोनेंस होता है। सपोज आपके पास है ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास ये वाला देखिए ये CH2। तो अब देखिए डबल बॉन्ड यहां है तो यहां पाई, फिर ये वाला सिग्मा, फिर यहां पर पाई, तो पाई सिग्मा पाई, इसमें रेजोनेंस होता है। तो इसका देखिए आपके पास स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए CH
CH2, ये इलेक्ट्रॉन इस यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां आपके पास है ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और यहां आपके पास बॉन्ड आ जाएगा नेगेटिव और यहां आपके पास बॉन्ड आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले ये यहां से इस यहां पर शिफ्ट हुआ और ये यहां पर, तो अब देखिए आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए हैं यहां पर, दोनों स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर मिल गए हैं। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप दोनों स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये ए वाला होगा या फिर बी वाला, तो ये ए वाला मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो चार्ज 1 से ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज 1 से ज्यादा ये स्टेबल होता है। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए अगर हम इसको यूं इस तरह से लिखे कि यहां CH2 है, यहां आपके पास डबल बॉन्ड है, यहां आपके पास है सिंगल बॉन्ड, यहां आपके पास डबल बॉन्ड। तो देखिए ये अगर यहां पर आता है तो यहां आपके पास प्लस और यहां आपके पास नेगेटिव, फिर ये आप देखिए CH2 यहां CH2, तो देखिए यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो अब आपके पास एक स्ट्रक्चर ये है और तीसरा स्ट्रक्चर ये है, ये वाला, यानी इस वाले स्ट्रक्चर से हमने तीसरा वाला स्ट्रक्चर ये बनाया कि ये पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन आते यहां प्लस और यहां नेगेटिव। तो अब देखिए इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखिए मैंने बताया कि फर्स्ट वन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके निस्बत, बी के निस्बत, और बी वाला मोर स्टेबल होता है ये बी के निस्बत, और ये बी जो है ये सी जो है मोर स्टेबल होता है बी के निस्बत। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्ज यहां पर क्लोज है और अनलाइक चार्ज जब क्लोज होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज जो है ये मोर स्टेबल होता है। फिर मैं बताया कि जब आपके पास अनलाइक चार्ज वो एक दूसरे के करीब होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो एक दूसरे से दूर होते हैं अनलाइक चार्ज तो वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से ए मोर स्टेबल है दिन सी मोर स्टेबल है दिन बी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां कंजुगेशन होता है पाई सिग्मा पाई, तो ये पाई सिग्मा पाई। अब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ आ जाते हैं कि पाई सिग्मा लोन पेयर। देखिए ये आपके पास है CH2, डबल बॉन्ड है CH और यहां आपके पास है OH, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो होगा क्या कि ये जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अगर ये इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाए, देखिए इस किस्म का ये वाला स्ट्रक्चर बनाए CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां आपके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब देखिए तीसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गौर से आप देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर और भी बन सकता है। ये देखिए ये आपके पास CH ये नेगेटिव और यहां आपके पास डबल बॉन्ड बनता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो देखिए इन तीनों में, ये देखिए तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले पाई सिग्मा लोन पेयर, ये देखिए यहां आपके पास है पाई है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड है और फिर यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन इस यहां शिफ्ट किया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब फिर मैंने क्या किया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मोर स्टेबल ये आपके पास न्यूट्रल है तो ये आपके पास मोर स्टेबल है। दूसरा अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे के यहां करीब है तो ये बी जो है ये मोर स्टेबल है। अब देखिए थर्ड वन, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो
नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और अब यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। तो मैंने उसूल में बताया, रेजोनेंस के उसूल में, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरी नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरी पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। यहां मामला कुछ उल्टा है, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा ये वाला अनस्टेबल होगा और स्टेबिलिटी ए की ज्यादा होगी बी की निस्बत और बी की ज्यादा होगी सी की निस्बत। तो हमने यहां पर आपके सामने पाई सिग्मा लोन पेयर का मामला भी खत्म कर दिया। ओके, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिग्मा पाई केटाइन। ये देखिए, ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड है, ये आपके पास CH और ये आपके पास C2, ये प्लस है। तो क्या होता है कि यहां पर केटाइन है, तो ये है क्या, ये यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा केटाइन। तो पाई सिग्मा केटाइन जो है, ये याद रखिए यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। देखिए यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन यहां शिफ्ट होता है। तो देखिए ये आपके पास CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां CH और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। तो अब देखिए ये वाला दोनों स्ट्रक्चर जो है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, यहां पर एक आयन है तो यहां पर भी एक आयन है। तो देखिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आयन सेम है, तो ये याद रखिए इसकी स्टेबिलिटी रिमेन सेम। तो ए वाला स्ट्रक्चर बी वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आपके पास है CH2, यहां डबल बॉन्ड है, ये CH3, यहां पर CH2, ये फ्री रेडिकल। तो अब देखिए ये पाई है, यहां आपके पास सिग्मा और ये फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया था कि ये होमोलाइटिक फिशन से बनता है। तो देखिए ये आपके पास क्या बनता है, CH2, यहां आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन इस यहां पर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आके इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखिए CH और यहां डबल बॉन्ड CH2 और यहां फ्री रेडिकल आता है। तो देखिए सिचुएशन सेम है, तो इसकी स्टेबिलिटी बी की स्टेबिलिटी के बराबर है, दोनों स्टेबल्स हो सकते हैं। ये देखिए दोनों स्टेबल्स है। तो ये कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन होता है तो ये याद रखिए वहां पर वो रेजोनेंस होता है, मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखिए आगे हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास है एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर आपके पास CH और यहां आपके पास है डबल बॉन्ड। ये वाला एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इस वाले एग्जांपल्स में ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहां पर आपके पास है पाई, फिर आपके पास है सिग्मा और फिर आपके पास है पाई सिग्मा पाई। तो ये है कंजुगेशन, और जहां कंजुगेशन होता है वहां रेजोनेंस जरूर होता है। तो अब देखिए मैं दूसरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH और यहां आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये वाला इस किस्म की सिचुएशन को कर लेता है। अब C नंबर, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, यहां पर, तो देखिए ये CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
यहां आपके पास डबल बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपके पास इस किस्म, इस फॉर्म में आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। अब देखिए मोर स्टेबल कौन सा है, मैंने उसूल में बता दिया कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा है। देखिए कोवेलेंट बॉन्डेड बहुत ज्यादा है। यहां आप देखिए 1 2 3 4 5 ये है इस किस्म की, यहां 1 2 3 4। तो यहां पर आपके पास है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है, न्यूट्रल भी है। और अब कंपैरिजन करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी और सी का। अब देखिए इसमें ये अनलाइक चार्ज एक दूसरे के करीब है, यहां पर अनलाइक चार्ज एक दूसरे से दूर है। जब अनलाइक चार्ज एक दूसरे के करीब होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ए मोर स्टेबल है देन बी और बी मोर स्टेबल है देन सी। ये आपके सामने हमने एग्जांपल पेश किया। अब देखिए ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां आपके पास है अमाइन, इथिनामाइन। अब देखिए होगा क्या कि इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या आपके पास रेजोनेंस पॉसिबल है, जी कंजुगेशन है इसमें। क्यों? क्योंकि यहां आपके पास है पाई और यहां आपके पास है सिग्मा और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये अगर आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए और ये आपके पास बन जाता है प्लस और यहां आपके पास NH2 आ जाए। और थर्ड नंबर पे मैं आपको यूं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये वाला CH प्लस है, अगर यहां से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा और यहां आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये तो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जबकि ये चार्ज वन है। अब देखिए इसमें ये आपके पास चार्ज वन है तो सबसे स्टेबल जो है वो ए है। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर ले तो यहां देखिए अनलाइक चार्ज एक दूसरे के करीब भी है और यहां आप देखिए अनलाइक चार्ज एक दूसरे से दूर भी है। और तीसरा पॉइंट ये कि ये जो नाइट्रोजन है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट किया, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज का होना अनस्टेबिलिटी शो करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल होता है। तो ये आपके पास इन दोनों में अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे के करीब भी है और यहां कार्बोकेटाइन यहां बन गया है, कार्बेनाइन यहां है, तो ये वाला बी जो है मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। तो ये आपके पास जो है ये सिचुएशन, ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ए मोर स्टेबल देन बी, बी मोर स्टेबल देन सी। अब मैं आपके सामने एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये देखिए ये कार्बोनेट है, ये आपके पास है कार्बोनेट, ये देखिए कार्बोनेट डबल बॉन्ड है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है इस तरह से, ये देखिए आपके पास है ये वाला इस तरह से और ये इस तरह से, ये देखिए दूसरा। अब यहां पर प्लस चार्ज है। तीसरा इसका स्ट्रक्चर यूं इस तरह से बन सकता है कि यहां प्लस हो, यहां नेगेटिव और यहां पर आपके पास नेगेटिव। तो ये तीन स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। अब इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। अब देखिए जो आपके पास है कोवेलेंट बॉन्डेड ज्यादा है, 1 2 3 4 है, यहां पर 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3। तो जहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो
वो मोर स्टेबल होता है। और यहां आपके पास देखे, यहां कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों में कम है, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से ए जो है वो आगे है, सबसे आगे है। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर ले, इन दोनों में देखे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जबकि यहां पर आप देखें, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव। तो ये देखिए, याद रखिए, यहां अनलाइक चार्ज एक दूसरे के तो करीब है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो ये देखिए, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। तो ये है, हमने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वो बात कुछ यूं है कि एरोमेटिक, याद रखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, एरोमेटिक कंपाउंड उसमें याद रखिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, किससे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। ये स्टेबिलिटी इसकी जो है वो ज्यादा होती है। देखिए, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हक्कल रूल्स को ओबे करता हो, जिसमें साइक्लाइजेशन होता है, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, और जिसमें कंजुगेशन होता है और प्लेनर हो, तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। और एंटी एरोमेटिक, तो सपोज यहां पर हम बेंजीन की तरफ जाते हैं, तो ये देखिए बेंजीन, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये हक्कल रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहां आप 1 लगा दे n की जगह 1 लगा दे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो वो एरोमेटिक होता है। लेकिन इसके साथ ये शर्त है कि साइकिल का होना जरूरी है, और ये भी शर्त है कि ये प्लेनर हो, यानी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, ये याद रखिए। तो ये आपके पास है एक एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो अब देखिए, यहां पर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहां 3 1 2 3, यहां पर भी 3 है, लेकिन ये इसमें साइक्लाइजेशन है, यहां साइक्लाइजेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। और देखिए, ये आपके पास एंटी एरोमेटिक है, इसमें साइक्लाइजेशन है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक में आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये वाला फार्मूला हो, साइक्लाइजेशन हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो ये याद रखिए वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बी वाले कंपाउंड से और बी सी वाले कंपाउंड से। तो अब देखिए, इसमें आपके पास मोर एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड याद रखिए वो मोर स्टेबल होता है, तो ए मोर स्टेबल होता है। देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बी से और बी मोर स्टेबल होता है। याद रखिए, यहां आपके पास है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक स्टेबल होता है। और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले टॉपिक में, जिसको हमने रेजोनेंस एनर्जी का नाम दिया है। तो इंशाल्लाह मैं वो एक्सप्लेन करूंगा रेजोनेंस एनर्जी के नाम से। अगला जो टॉपिक होगा तो वो होगा रेजोनेंस एनर्जी वाला। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं मुख्तलिफ
कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूं। तो देखिए मुख्तलिफ कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा होता है। देखिए आपके पास है ये आपके पास है ये वाला स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन है। तो अब देखिए क्या इसमें कंजुगेशन है? जी देख लेते हैं। पाई, ये आपके पास है पाई बॉन्ड, ये आपके पास है सिग्मा, और ये वाला कार्बोकेटाइन है। जी कंजुगेशन इज प्रेजेंट। तो अब देखिए ये यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ जाता है। जब यहां पर आ जाता है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन उस साइड पे शिफ्ट होता है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। तो इस वाले कंपाउंड के ये दो स्ट्रक्चर्स है। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है तो वो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यहां तक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक है, और पॉजिटिव चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। तो ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये उसके कॉनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूं। आप देखिए ये आपके पास है डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये प्लस। अब देखिए इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो होगा क्या, होगा ये कि इस वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन यहां जो है आ जाता है, और यहां पर तो ऑलरेडी आप देखें यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब इसमें कंजुगेशन है, इसमें है जीबी, पाई सिग्मा केटाइंस, इस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर इस डायरेक्शन में, यहां से लेकर यहां तक कंजुगेशन है। लेकिन देखिए यहां पाई सिग्मा फिर केटाइन, तो यहां कंजुगेशन नहीं है, तो यहां से जाना पड़ता है। अब देखिए ये तो बना, अब यहां के इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन यहां शिफ्ट होते हैं, तो जब ये यहां पर शिफ्ट होते हैं तो देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बन जाता है, यहां आपके पास ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर आ जाता है, और ये यहां पर, और प्लस चार्ज यहां पर। अब इनका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहता हूं। अब देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और फिर पॉजिटिव चार्ज यस पोजीशन पे। तो ये आपके पास है रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि, और ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इस तरह से हम आपके सामने ये ड्रा कर सकते हैं कि एनी वन स्ट्रक्चर्स, आप उसको कंजुगेशन को देखें कि कंजुगेशन उसमें है तो वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। आखिर में मैं एक एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो देखिए वो एग्जांपल क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल। देखिए आपके पास है CH, ये बेंजीन है, और ये आपके पास है बेंजीन डबल बॉन्ड है, फिर ये बेंजीन ऑयल केटाइन है। ये देखिए ये बेंजीन ऑयल केटाइन है। अब देखिए आपके पास है यहां डबल बॉन्ड, होगा क्या यार, ये आपके पास है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये केटाइन, पाई सिग्मा केटाइन। अगर पाई सिग्मा केटाइन है तो अब देखिए होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है, तो यहां आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा,
यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां जब डबल बॉन्ड आया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये अपनी जगह पे मौजूद है उसी तरह से। तो अब देखिए पाई सिग्मा केटाइन फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। देखिए आप देखिए गौर से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर CH2 है, यहां प्लस चार्ज है। अब होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे, क्यों पाई सिग्मा केटाइन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होता है। जब यहां शिफ्ट होता है तो ये पॉजिटिव खत्म होके पॉजिटिव यहां पर आ जाता है। अब होगा क्या, फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये पाई सिग्मा केटाइन तो यहां फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए आपके पास है, गौर से देखिए, गौर से, ये आपके पास स्ट्रक्चर है तो अगर ये यहां पर आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर। अब देखिए ये आपके पास है CH2 और यहां आपके पास है डबल बॉन्ड। तो यहां आपके पास क्या बना, डबल बॉन्ड यहां बना। अब आखिर में हम क्या करते हैं, आखिर में हम यूं इस तरह से ले लेते हैं कि ये जो आपके पास है पाई सिग्मा केटाइन तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यूं इस डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब ये इस डायरेक्शन में आते हैं तो यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, और यहां पर दोबारा CH2 पॉजिटिव बन जाता है। तो अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में था, देखिए यहां पर था इस पोजीशन पे, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले पोजीशन पे है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और इसका जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो कुछ इस तरह से होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर्स में इस तरह से फैल जाता है और साथ साथ यहां पर भी, ये देखिए यहां पर भी आ जाता है, यहां पर भी आ जाता है। तो ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब हम आपके सामने जो कंजुगेशन बेस है, वीक कंजुगेशन बेस है एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है H2SO4। ये H2SO4 जो है ये क्या होता है कि ये इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये एसिड है। एसिड क्या होता है, एसिड उसको कहते हैं जो इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे। जो हाइड्रोजन आयन देता है तो एसिड कहलाता है, जब दे तो उससे कंजुगेट बेस बनता है। देखिए ये H2SO4 एसिड है, ये हाइड्रोजन देता है, लेकिन जब हाइड्रोजन दे तो उसके बाद इससे कंजुगेट बेस बन जाता है। ये आपके पास है सल्फेट आयन, ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि वीक कंजुगेट बेस है। क्यों है वीक, देखिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ये आपके पास है डबल बॉन्ड, यहां आपके पास है डबल बॉन्ड, यहां आपके पास है नेगेटिव। होगा क्या कि इसके पास, इस सल्फेट के पास वापस ये हाइड्रोजन आ जाता है। तो जब ये वापस आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर, और जब देखें ये यहां पर आता है, हाइड्रोजन अगर यहां अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आ जाता है। तो यहां पर जो आपके पास वीक कंजुगेट बेस है, ये किसके थ्रू है, ये रेजोनेंस के थ्रू है कि यहां पर रेजोनेंस होता है। ये वापस अगर एक दफा पानी को हाइड्रोजन दे तो उसमें वापस हाइड्रोजन लेने की सलाहियत जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस होता है। अब हम आपको एक और एग्जांपल पेश करते हैं। ये वाला H3PO4, ये H3PO4 इक्वस सोल्यूशन में ये स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग एसिड के साथ वीक कंजुगेट बेस होगा। तो ये आपके पास हाइड्रोजन
और ये आपके पास फास्फेट 3। तो ये जो फास्फेट 3 है ये आपके पास वीक कंजुगेट बेस होता है। सुन ले, फिर बताना चाहता हूं, एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनर होता है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे तो उसके बाद कंजुगेट बेस बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कंजुगेट बनता है, और ये वीक क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, कि वापस इसमें हाइड्रोजन लेने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। देखिए फास्फेट है, अब देखिए ये आपके पास है फास्फेट, यहां आपके पास है नेगेटिव, यहां नेगेटिव, और यहां आपके पास है नेगेटिव। इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जब आ जाता है तो ये यहां पर डीलोकलाइज होता है, ये यहां पर डीलोकलाइज, और यहां तो डीलोकलाइजेशन, और फिर ये यहां पर आ जाता है। तो मतलब इसका ये है कि यहां पर भी एक किस्म का रेजोनेंस वाकया होता है, जिसकी वजह से ये जो है ये वीक होता है, इसमें वापस हाइड्रोजन लेने की सलाहियत रिलेटिवली कम होता है। तो ये आपको आखिर में बता दिया कि हमारे पास जो वीक कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, उसमें रेजोनेंस फिनोमिना पाया जाता है, और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइजर है। ओके, अल्लाह हाफिज।